नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे आप सब लोग बेटा? बच्चों, जैसे कि कल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ क्लास 10th का जीएससीपी का। और बहुत बहुत सुंदर सुंदर रिजल्ट्स आए। बहुत हम लोगों ने लाइव किया था और इतने शानदार रिजल्ट आए कि मज़ा आ गया रिजल्ट देखकर। पर कहीं बार बीच में थोड़ा बहुत दुख भी हुआ, बुरा भी लगा, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाए और वो उतने मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाए जितना पास होने के लिए चाहिए। तो वेल, निराश होने की कोई बात नहीं है। ऑलवेज वी हैव द सेकंड ऑप्शन। तो अब आपका जो री एग्ज़ाम होगा, जिसको हम लोग सप्लीमेंट एग्ज़ाम भी बोलते हैं, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें बोर्ड ने ऑलरेडी दे दी है, तो मैं वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा एंड देन अब अपने री एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो शुरू कर सकते हैं। आई विल ऑल्सो हेल्प यू इन द प्रिपरेशन ऑफ री एग्ज़ाम। तो आइए पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में देने हैं, रखने हैं फॉर द री एग्ज़ाम। नाउ द फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं आपसे कहूँ बेटा कि कुछ बच्चों को तो शायद ऐसा भी कुछ है, वैसे तो आपको ऊपर लिखा होता है नीड्स इम्प्रूवमेंट, है ना? तो अगर नीड्स इम्प्रूवमेंट लिखा होता है दैट मीन्स कि आपको री एग्ज़ाम देना है, वहाँ पे क्लियर हो गया। तो एक ये इंडिकेशन है कि आप जो है वो कुछ सब्जेक्ट में अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाए हो, इसके लिए आपको री एग्ज़ाम देने की ज़रूरत आ गया है। तो इस पॉइंट से एक बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, अब दूसरी पॉइंट। अब ना कई बार बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि मैं फेल हूँ किस में। कई बार ऐसा होता है कि उनको समझ नहीं आता अगर मैं फेल हूँ तो किस में फेल हूँ। ठीक है, तो अब उसके लिए मैं आपको दो पॉइंट्स इंडिकेशन बता देती हूँ। जैसे कि फेल स्टूडेंट के लिए हमें टोटल 100 में से कितने मार्क्स चाहिए बेटा? 33 चाहिए। तो आप लोगों ने देखा होगा आपकी मार्कशीट के ऊपर एक आया था, आपके पास एक कॉलम आया था जहाँ पे 80 में से आपको मार्क्स दिए गए थे, जो थ्योरेटिकल एग्जाम जो आपने सेंटर में जाके दिया था। एक 20 में से मार्क्स थे जो आपको स्कूल इंटरनल दिए गए थे, और उन दोनों को जोड़ के आपको 33 मिल रहे होंगे। तो अगर 100 में से 33 उनको मिल के आते हैं दैट मीन्स कि आप उन सब्जेक्ट में पास हो। इतना क्लियर हो गया? ओके। अब फेल किस तरीके से अपन इंडिकेट करेंगे बेटा? तो देखो, पहला पॉइंट ये है कि इंटरनल में मैं आई लिख देती हूँ, इंटरनल एग्जाम। ठीक है, इंटरनल के अंदर बेटा आपको है ना कम से कम 7 मार्क लाने थे 20 में से। ओके, तो अगर 7 मार्क्स से कम है स्कूल के इंटरनल में, मतलब कि आप वहाँ पे कंसिडर नहीं कर पाओगे खुद को एज अ पास। बट ये ऑप्शन बहुत लीस्ट होता है, क्योंकि स्कूल जो है वो 7 मार्क तो दे ही देता है, तो ये ऑप्शन मैं कंसिडर नहीं करूँगी। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं एक्सटर्नल की। अब एक्सटर्नल एग्जाम मतलब कि जो 80 मार्क का एग्जाम था, अगर आपके 80 मार्क के एग्जाम में 26 नहीं आते हैं 80 में से, ठीक है, 26 नहीं आते हैं 80 में से, मतलब कि आप जो हैं वो फेल कंसिडर करेंगे। अच्छा, इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए बेटा? इन दोनों का टोटल होना चाहिए 33, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा 33। ओके, अब ना बहुत सारे बच्चे ये देखेंगे कि मैम ने बोला है कि 100 में से 33 मार्क्स स्कोर करना होगा और 33 आ गया मतलब पास हूँ। अब यहाँ पे आते केस टू। केस टू ये है कि समझो स्कूल ने आपको इंटरनल मार्क दे दिए, लाइक आई वुड से कि आपको 15 मार्क्स दे दिए 20 में से स्कूल वालों ने। ठीक है, बट जब आपने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, मतलब कि जब आपने एक्सटर्नल एग्ज़ाम दिया, और एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो है उसमें आप स्कोर कर रहे हो 20/80। समझे मेरी बात? ठीक है, 20/80। तो कुल मिला के 20 + 15 कितना हो जाएगा बेटा? टोटल हो गया आपका 35। तो यूं देखा जाए तो 100 में से 35 आ गए तो आप तो पास कहलाओगे ना। बट द पॉइंट इज दैट कि आपको इंटरनल भले 15 मिले हो, बट अगर आपका एक्सटर्नल में 26 मार्क्स से कम है तो आपको वो री एग्जाम देना पड़ जाएगा। पॉइंट समझ में आई? क्लियर हुआ? ठीक है, मैं फिर से एक चीज़ रिपीट कर लेती हूँ कि ये हर बार बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों के दिमाग में। तो बच्चे सबको ऐसा होता है कि 100 में से आई नीड 33, 100 में से आई नीड 33। तो दो कॉलम का समेशन आपको जब तीसरे में देते हैं आउट ऑफ 100, तो बच्चा सिर्फ वही चीज़ देखता है। ठीक है, तो गलत भी नहीं है कि उनको वो चीज़ बताई गई है, बट फेल कैसे कंसिडर किया जाता है मैं उसके बारे में बता रही हूँ। तो अब अगर 20 में से 7, अब बेसिकली ये चीज़ तो मैं रिकमेंड करूंगी नहीं कि स्कूल वाले दे देते। तो अब बेसिकली यहाँ पे बात आते हैं, अगर आपके 80 में से 26 मार्क्स नहीं आ रहे हैं और आपका टोटल भी 33 नहीं बन रहा है ना, आपका टोटल भी 33 नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, और आपके 80 में से 26 से कम मार्क्स आ रहे हैं, तो फेल कंसिडरेशन किया जाएगा। अगर आपका टोटल 33 बन जाता है, बट अगर आप देखो तो आपका 80 में से कितना मार्क्स स्कोर आ रहा है? 20, मतलब कि 26 से कम। ठीक है, मतलब इसका मैंने तो एग्जाम्पल दिया, मतलब कि ये है कि लेस देन 26।
तो अगर लेस देन 26 आपके 80 में से है, फिर भले इंटरनल आपको 20 के 20 क्यों ना दिया जाए, बट फिर भी आपका जो टोटल भी 100 में से पास हो रहा है, मतलब कि देखा जाए तो आप यहाँ पे 100 में से 33 लाने हैं, आप यहाँ पे उससे ज्यादा ला रहे हो, आपका यहाँ पर भी फुलफिल क्राइटेरिया है। बट अगर यहाँ पे 80 में से अगर आपका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं है, 26 मार्क्स नहीं है, उससे कम है, तो फेल का कंसिडरेशन किया जाएगा। तो आई होप कि अभी आपको इतना तो क्लियर हो गया कि फेल देखना कैसे है। ठीक है, चलिए दूसरी बात, फॉर्म ऑफ री एग्जाम और सप्लीमेंट एग्जाम विल बी फिल्ड बाय स्कूल ओनली। ठीक है, ये एग्जाम का फॉर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल फिल करेगा, आप उसको फिल नहीं कर पाओगे। हाँ, www.gacb.org जिस पे आपने अपना रिजल्ट देखा था, उस रिजल्ट पे पोर्टल पे वो वेबसाइट खुल जाएगी इसके लिए। ठीक है, कुछ दिनों के अंदर भी डेट डिक्लेयर हुई रही, जैसे होगा आई लेट यू नो। तो वो डेट जैसे डिक्लेयर होगी ना, तो फिर फॉर्म फिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बट आप खुद नहीं कर सकते हो, आपको स्कूल के थ्रू, मतलब कि जिस भी स्कूल में आपने स्टडी किया, और एल्स जिस भी स्कूल से आपने फॉर्म फिल किया है अपने एग्जाम का, बोर्ड एग्जाम का, वही उस स्कूल जो है आपका री एग्जाम का भी फॉर्म फिल करेगा, आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, बेसिकली क्या होगा कि जैसे पूरा लिस्ट तो तैयार हो ही चुका है अभी तक, और तो जो लिस्ट होगा स्टूडेंट्स का, स्कूल में जो बच्चे फेल हुए हैं, वो लिस्ट जो है वो बोर्ड द्वारा प्रिंसिपल को पहुंचा दिया जाएगा कि भैया आपके स्कूल में इतने इतने बच्चे फेल हो गए हैं। फिर वो प्रिंसिपल जो है वो आपको कांटेक्ट करेगा और आपसे लाइक आपको बुलाएंगे और आपसे बात करेंगे और आपसे पूछेंगे कि आप एग्ज़ाम देना चाहते हो री एग्ज़ाम। अगर आप हाँ बोलोगे तो फिर आपको री एग्ज़ाम का फॉर्म जो है वो अपीयर, फिर आपको प्रिंसिपल से गाइड देगा और आपका फॉर्म वहीं का वहीं फिल कर देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हुई, तो आप खुद नहीं कर सकते हो। अच्छा, ये भी पॉइंट है कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन के थ्रू होगा, मतलब कि प्रिंसिपल्स जो है ना वो भी ऑनलाइन के थ्रू ही फॉर्म फिल करेंगे। फिजिकली वहाँ पे फॉर्म सबमिट करना या ऐसा कुछ लेटर वाइज वहाँ पे लाइक डीओ में आप लेटर भेजोगे, ऐसा नहीं, ऑनलाइन के थ्रू ही जाएगा। तो ये पॉइंट तो क्लियर है। ओके, अब कितने एग्ज़ाम की हम री एग्ज़ाम दे सकते हैं? तो अगर कोई बच्चा फेल है या एक सब्जेक्ट में या दो में या मैक्सिमम तीन में, तो बच्चा एग्जाम दे सकता है। तीन से ज़्यादा अगर बच्चा फेल है तो फिर पूरा का पूरा साल रिपीट करना पड़ जाएगा, वो फिर रिपीटर कैटेगरी में आ जाएगा, वो री एग्ज़ाम कैटेगरी में नहीं आएगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो अगर आप एक में फेल हैं, दो में फेल है, तीन में फेल है, मैक्सिमम तीन, लास्ट ईयर तक तो सिर्फ और सिर्फ दो एग्जाम ही कंसिडर करते थे, इस साल उन लोगों ने थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया और कहा कि चलो तीन सब्जेक्ट्स तभी अगर आप फेल होते हैं तो आप री एग्ज़ाम उसका दे सकते हैं। चलिए, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया बेटा। नाउ, अगर कोई बच्चा मेन एग्जाम जो था, जो मार्च 2024 में एग्जाम लिया गया था, अगर वो बच्चा उस एग्जाम में एब्सेंट है, तो एब्सेंट मतलब कि आपकी मार्कशीट जो होगी ना, आपके मार्कशीट पे ऐसे लिखा होगा इफ़ यू आर एब्सेंट, तो आपके मार्कशीट पे लिखा होगा AO। ठीक है, AO मतलब कि एब्सेंट है। तो अगर आप एग्जाम में एब्सेंट हो तो फिर आप री एग्जाम में अपीयर नहीं कर सकते हो। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर हम मार्च के एग्जाम में, जो मेन एग्जाम होता है, अगर हम उसमें अपीयर नहीं होते हैं देन वी कैन गिव द री एग्जाम और फिर हम पास हो सकते हैं। ये चीज़ नहीं है, लिटरली मना कर दिया गया। और ये मेन डार्क लेटर्स में जो उनका पैम्पलेट आया था ना, वो डार्क लेटर्स में उन्होंने ये चीज़ मेंशन की थी कि भैया अगर कोई बच्चा मार्च 2024 के एग्ज़ाम में एब्सेंट होता है तो वो री एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाएगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है ना। अब देखो, फ्री का तो कुछ होगा नहीं, पैसे तो भरने पड़ेंगे। तो अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो आपको कितने पैसे भरने हैं? 145 रुपीज़। दो में फेल हैं तो 205, तीन में फेल है तो 265। ठीक है, ये जो पैसे हैं वो ऑनलाइन प्रिंसिपल के थ्रू आप उसको फिल कर लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो फीस फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स एंड द गर्ल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जो डिसेबल्ड बच्चे हैं और जो लड़कियां हैं उनको फीस नहीं पे करनी है। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अब एक नोटिफिकेशन डिसेबल्ड बच्चों के लिए मैं देना चाहूँगी। आई थिंक उनको पता तो होगा वैसे भी। जैसे डिसेबल्ड स्टूडेंट्स जो है ना, उनके लिए पासिंग क्राइटेरिया क्या है? 20 मार्क्स लाने हैं 100 में से, मतलब कि 20% उनके लिए क्राइटेरिया। जैसे नॉर्मल बच्चों के लिए कितना था? 33% था ना, 100 में से 33 लाना है ना, तो 33% क्राइटेरिया है फॉर अ नॉर्मल चाइल्ड। ओके, तो इसमें लड़का लड़की दोनों आ गए। ठीक है, यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करूँ डिसेबल्ड बच्चे के लिए, विकलांग जो बच्चे होते हैं उनके जो पासिंग पॉइंट है वो है 20/100। उसमें से जो इंटरनल मार्क्स होंगे, इंटरनल मार्क्स के लिए उनको 4 मार्क स्कोर करने हैं आउट ऑफ 20, तो वो तो खैर स्कूल दे देता है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्सटर्नल के लिए उनको 16 मार्क्स स्कोर करने हैं आउट ऑफ 80। ठीक है, तो 80 में से कितने मार्क्स स्कोर करने हैं?
60 मार्क्स स्कोर कर लेगा तो बच्चा पास है, अगर 60 मार्क्स से कम आता है तो बच्चा फेल है। तो ये क्राइटेरिया हुआ फॉर द डिसेबल्ड स्टूडेंट्स। सो बेटा इतना पॉइंट समझ में आया, ये सारी की सारी पॉइंट्स क्लियर हुई। तो जो भी परिपत्र में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन करती जा रही हूँ। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ना बच्चों नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स, न्यू सेंटर्स विल बी अलॉटेड फॉर द री एग्जाम। ठीक है, री एग्जाम के लिए आपको नए सेंटर्स और बेसिकली अगर मैं कहूँ तो एक नया हॉल टिकट आपको दिया जाएगा, वहाँ पे जो सेंटर होगा वो आपको दिया जाएगा, आपको वहीं पे जाके एग्जाम देना है। तो जो इस बार आपका सेंटर लगा था वो आपका सेंटर नहीं लगेगा। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अगर आप स्कूल के एग्जाम में फेल, स्कूल के एग्जाम कौन से, जैसे ऑप्शन सब्जेक्ट था ना, कंप्यूटर था, योगा था, है ना, तो अगर ऐसे कुछ एग्जाम्स थे और अगर आप स्कूल मतलब स्कूल में जो आपको बोर्ड का एग्जाम दिया गया था, कंप्यूटर था, योगा था, फिजिकल एजुकेशन था, तो इन एग्जाम्स में अगर आप फेल होते हो तो वो पेपर जो है वो स्कूल के थ्रू ही बनाया जाएगा और स्कूल वो पेपर कंडक्ट कर लेगा। बट जो हमारे मेन एग्जाम्स थे ना, मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएस, हिंदी, गुजराती, ठीक है, संस्कृत, ये वाले जो एग्ज़ाम थे, ये वाले एग्ज़ाम जब आपने जो सेंटर पे जाके आपने एग्ज़ाम दिया था, वो वाले एग्ज़ाम्स के लिए ही आपको सेंटर जो है वो नया अलॉट किया जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो आई रिपीट कि जो बोर्ड के एग्ज़ाम आपने दिए थे, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे बट स्कूल में दिए थे, हालांकि उसमें कोई स्कूल फेल करता ही नहीं है, बट फिर भी ओके, फिर भी आई वुड से तो जो बोर्ड के एग्ज़ाम आपने स्कूल में दिए थे, जैसे कि योगा का एग्ज़ाम दिया होगा, कंप्यूटर का एग्ज़ाम दिया होगा, फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम दिया होगा, एंड मैनी मोर सब्जेक्ट्स ऑप्शन में आते ही, हर एक स्कूल का अपना अपना होता है। तो जो एग्ज़ाम को स्कूल में बिठा के लिया गया था वो एग्ज़ाम में अगर आप फेल हो तो वो स्कूल ही कंडक्ट करेगा। रेस्ट एग्ज़ाम जो थे, ठीक है, जो मेन एग्ज़ाम थे, वो वाले जो मेन एग्ज़ाम रहेंगे उसके लिए आपको सेंटर जो है वो नया दिया जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अगर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर एक बेसिक मैथ का बच्चा, ठीक है, अब उसका मन बदल गया, एक बच्चे ने बहुत अच्छा स्कोर किया, अब उसको लग रहा है मैंने इतना अच्छा स्कोर किया, मैंने इतनी अच्छी मेहनत की थी तो मैं तो साइंस ले सकता हूँ। अब अगर ऐसा विचार आया और साइंस में उनको अगर ए ग्रुप या ए बी ग्रुप में जाना है, ठीक है, मतलब कि मैथ्स फील्ड में जाना है, बेसिक मैथ से आप बायोलॉजी ले सकते हो, ठीक है, बेसिक मैथ से आप ना पीसीएम ले सकते हो, उसमें सॉरी पीसीबी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट फॉर द पीसीएम एंड फॉर द पीसीएमबी, मतलब कि ग्रुप ए और ग्रुप ए बी, ठीक है, ये ग्रुप होता है बी। ओके, तो अगर आप इनमें से कुछ अभी इच्छा कर रहे हो कि नहीं मुझे जाना चाहिए, तो कोई टेंशन नहीं है, आप ना स्टैंडर्ड मैथ का एग्ज़ाम, ये जो भी एग्ज़ाम आएगा सप्लीमेंट एग्ज़ाम, अब स्कूल को आप अप्रोच कीजिए और आप प्रिंसिपल को बोलिए कि मुझे स्टैंडर्ड मैथ का एग्ज़ाम देना है, तो आपका स्टैंडर्ड मैथ का फॉर्म जो है वो फिल कर लेंगे, और जो एक सब्जेक्ट का जो फीस था 145 दैट यू हैव टू पे, और स्टैंडर्ड मैथ्स का आप एग्ज़ाम देकर क्वालिफाई होकर आप 11th में पीसीएम या पीसीएमबी आप ले सकते हैं। ठीक है ना, अब ये अपना पूरा का पूरा था री एग्ज़ाम के लिए। एक छोटा सा नोटिफिकेशन है ये बेसिकली, ठीक है, आप इसको नोट समझ लीजिए, जो री एग्ज़ाम के लिए तो नहीं है, बट हाँ, अगर आपको जब कल मार्कशीट मिली थी, अगर उसके अंदर आपका नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, अगर इसमें मिस्टेक है, क्योंकि देखो बेटा मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये ना आपकी एक चीज़ जन्म कुंडली है, ठीक है, तो 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट जो है वो आपको पूरी पूरी ज़िंदगी काम आएगी। आपको बैंक में अकाउंट खुलाना होगा तभी काम आएगा, ठीक है, आपको आगे स्कूल्स रजिस्टर करने होंगे, कॉलेज जाना होगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी होगी, तब आपको ये चीज़ चाहिए होगी। ओके, आपका मतलब बेसिकली अब आपका आधार कार्ड जब बनेगा, लाइक अभी तो बन चुका होता है, पासपोर्ट बनेगा उसमें ये चाहिए होगा, तो इसका मतलब ये इलेक्शन आईडी कार्ड होता है उसमें चाहिए होता है, वोटिंग आईडी कार्ड। तो अभी जितने भी, ठीक है, जितने भी सरकारी काम होंगे ना बेटा, उन सबके अंदर आपको 10th का रिजल्ट शो करना ही होगा। ठीक है, अब 10th का रिजल्ट शो क्यों करना है, मार्क्स के लिए नहीं, वहाँ पे उनको 10th का जो रिजल्ट है वो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट माना जाता है इन द गवर्नमेंट, कि ठीक है ये डॉक्यूमेंट में जो भी नाम लिखा हुआ है, सरनेम लिखी हुई है, जो मिडल नेम लिखा हुआ है, जो डेट ऑफ बर्थ है, वो सबकी सब ऑथेंटिक है और सही है। तो वो एज ए डॉक्यूमेंट को रेफरेंस डॉक्यूमेंट मान के आपके जो नेक्स्ट आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसके अंदर वही वैसा का वैसा ही लिख दिया जाता है। मतलब अभी आप जब आगे जाओगे ना, तो लिटरली कई कई फॉर्म में तो ऐसा लिखा होता है, जैसे आपने फॉर्म फिल किया, नेम लिखा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे लिखा होता है राइट द नेम एज पर योर 10th मार्कशीट, मतलब 10th में जैसा आपका नाम लिखा हुआ था ना वैसा ही, ठीक है, वैसा ही डिट्टो आपको लिखना है। अगर आपके 10th में नाम में लिखा हुआ है कुमार नीलेश भाई प्रकाश कुमार, ऐसे कर गया प्रकाश भाई, ठीक है, तो अब नीलेश कुमार लिखा हुआ है तो आपको नीलेश कुमार ही, फिर भले आपको सब लोग नीलेश नीलेश बोलते होंगे घर में बाहर, पर आप अगर आपके मार्कशीट में नीलेश कुमार है तो आपको नीलेश कुमार ही लिखना होगा।
एम आई क्लियर? ठीक है, आपके ड्राइविंग लाइसेंस बनेंगे, इन सब में ही काम आएगा। तो इसके लिए प्लीज़ आपके मार्कशीट को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर उसमें नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ अगर मिस प्रिंट है, गलत है, कुछ भी है, तो वो करेक्ट किया जाएगा, उसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। बट हाँ, ये वैलिड है सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए। तो 3 महीने के अंदर ये चीज़ कर लेना, क्योंकि उसके बाद अगर उसके बाद आप झाग रहे हो, उसके बाद आपको कुछ होगा तो मतलब ज़िंदगी बेहाल हो जाएगी ये सब चीज़ों को करेक्ट करने में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर होता है। तो अभी ऐसा कुछ है तो प्लीज़ आप जाके करेक्ट करवा के आइए। कैसे करना है आपको, है ना, बेसिकली एक लेटर या तो आप भेजो या तो फिजिकली जाओ। आई वुड रिकमेंड फिजिकली जाओ। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ वहाँ पे। कहाँ पे जाओगे? गांधीनगर का डीई ऑफिस है ना, वहाँ पे आप जाइए और वहाँ पे आप फिजिकली उनसे कहिए कि मुझे ये सब कुछ चेंज करना है। अब उसमें कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। एक फॉर्म 4A आएगा, आप स्कूल वालों से बात करें ना, दे विल गिव यू। अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं उसके बारे में आपको, अगर मेरे पास वो फॉर्म आता है तो मैं आपको ज़रूर वो शेयर कर दूंगी। तो वो फॉर्म A आएगा, उसको फिल करना होगा। स्कूल का सर्टिफिकेट, क्योंकि स्कूल से गया है ना वो नाम तो स्कूल से गया। तो जब आपने हॉल टिकट में साइन किया था तो मैंने आपको तब भी बताया था कि हॉल टिकट में जब साइन किया तो आपका नेम, सरनेम, ये सब अच्छे से देख लेना। तो अगर आपने तब देखा था वहाँ पे गलती नहीं हुई तो यहाँ पे क्यों गलती हुई? ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसके लिए स्कूल के थ्रू आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि भैया हमने तो सब कुछ सही तरीके से भेजा था, आगे से प्रॉब्लम हुई है। तो वो स्कूल सर्टिफिकेट आएगा, GR नंबर आएगा, 10th का जो रियल मार्कशीट है जो अभी आपको मिलेगा फ्रॉम द स्कूल, जो हार्ड कॉपी, वो लेके जाना है। ठीक है, और ये सारे के सारे फॉर्म डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे डीई ऑफिस में और जाके वहाँ पे उनको अर्जी करेंगे। तो आपको जल्दी से उनको फिर जितना टाइम आपको बोलेंगे, 2 दिन के बाद आइएगा, 10 दिन के बाद आइएगा, वॉट एवर, वो फिर वहाँ पे प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी। तो ये नोट रीचेकिंग का नहीं है, बट हाँ ये नोट भी ज़रूरी था, तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया। सो दीज आर सम इन्फॉर्मेशंस रिगार्डिंग द री एग्ज़ाम। अब आगे कुछ भी देखो, अभी तक ना बेटा कोई कल ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है ना, तो शायद मेरे ख्याल से मंडे ट्यूसडे तक तो री एग्ज़ाम का नोटिस आ जाना चाहिए। अब मैं आपको बता दूंगी। तो री एग्ज़ाम का जो भी डेट कब है, क्या है, वो मैं आपको सब कुछ बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और उसके अलावा अगर आपको देखना भी हो तो ये सब चीज़ें आपको www.gacb.org पे सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे भी जाके ये सब चीज़ें जो है वो रीचेक कर सकते हैं कि सपना मैंने सही तो बताया है ना। ठीक है, तो मैंने सब सही बताया, वहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल है। ठीक है बेटा, सो आई होप कि मैंने आपको सही इन्फॉर्मेशन दी। इन्फॉर्मेशन सही बट आपको समझ में आई। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई और आपने अच्छे से उसको समझ लिया क्या है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। 1 महीने जितना हमें समय मिलेगा, नो डाउट। मई का है तो जुलाई में एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में चांसेस हैं एग्ज़ाम होने के। वैसे तो जून में ही था, बट वो रिजल्ट लेट हुआ तो पॉसिबल है नहीं। तो अब आपके पास 1 डेढ़ महीना है। ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, मेहनत कीजिए और एग्ज़ाम को क्रैक कर लीजिए। साल वेस्ट करने का कोई भी सेंस नहीं बनता है बेटा। थोड़ी सी मेहनत चाहिए होगी और आप पास हो जाइए। ठीक है, मेरी यही दुआ है कि आप अच्छे से भी मेहनत कीजिए। जो हो गया सो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे चलेंगे। तो आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू। तो चलिए बच्चा, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ इन्फॉर्मेशन और भी हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, एज वेल एज जो पूरक परीक्षा वाले बच्चे हैं, री एग्ज़ाम वाले। आप मुझे से कमेंट सेक्शन में थोड़ा बता देंगे कि वैसे मैं एक ना पोल डाल दूँगी, तो आप मुझे बताएं। मैं सब्जेक्ट्स के पोल डाल दूँगी, तो कौन बच्चा किस में ज़्यादा बच्चे फेल हुए हैं, उस हिसाब से हम लोग वो वाला सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेंगे फॉर द री एग्ज़ाम। पहले पहले वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं एक पोल डाल दूँगी, तो आप मुझे इसका पोल का ज़रूर आंसर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ है, हम आगे जीत लेंगे। बाय बाय।